लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम एमए फाइनल का 5वें पेपर के पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो एमए फाइनल ज्योग्राफी में सिलेबस पेपर 5वां एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का वृहद भूगोल। तो पिछली क्लास की तरह ये भी 100 अंक का है और इसके अंदर यानी वही 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 10। इसके अलावा 7-7 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं और 15-15 नंबर के क्वेश्चन 45 नंबर के वो होंगे और इसके अलावा 20 नंबर के क्वेश्चन हैं वो आपके आते हैं 2-2 नंबर के। तो इसके अंदर एफ पोर्शन के अंदर आपके 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, वह भाग के अंदर 7-7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और निबंधात्मक के अंदर देखें तो 3 निबंधात्मक क्वेश्चन भी इसके अंदर आते हैं। क्योंकि पैटर्न आपको पता है तो इसके के साथ अपने सिलेबस को प्रारंभ करते हैं। तो 5 इकाइयों में बटा हुआ है। फर्स्ट इकाई के अंदर क्या है, भारत के भौतिक प्रदेश, यानी भारत के अंदर प्रमुख 4 भौतिक प्रदेश हैं, चाहे वो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हो या उत्तर भारत का विशाल मैदान या प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश और चौथा तटीय। तो इसकी भौतिक स्वरूप क्या है, मिट्टी कैसी है, जलवायु और वहाँ भौतिक का मतलब है प्राकृतिक स्वरूप का अध्ययन। तो प्राकृतिक स्वरूप का अध्ययन, हालांकि ये टॉपिक अपने पहले कर लिया है तो क्योंकि नई क्लास प्रारंभ हो रही है तो सिलेबस से प्रारंभ करते हैं। भारत का भौतिक प्रदेश। दूसरा आ जाता है जो भारत का अपवाह तंत्र, यानी भारत के अंदर अपवाह तंत्र के अंदर देखते हैं उत्पत्ति विधा के आधार पर भारत की नदियों का 2 मुख्य सोर्स है, या तो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश से निकलती है। सागरीय विन्यास की दृष्टिकोण से देखें तो भारत का अपवाह तंत्र 2 प्रकार का है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और दूसरा अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो इस प्रकार यदि अपवाह क्षेत्र के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया है, जिसमें बृहद अपवाह प्रणाली वाली नदियां, मध्यम अपवाह प्रणाली वाली नदियां और छोटे अपवाह तंत्र वाली नदियां। तो इसका विस्तार से हम वर्णन करेंगे जब अपने यानी ये टॉपिक अध्ययन करेंगे। इसके अलावा भारत की मिट्टियां, तो मिट्टी किसे कहते हैं, भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का वर्गीकरण भी इसके अंदर हमें देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है वनस्पति। भारत में कौन कौन सी वनस्पति है वो पाई जाती है और वनस्पति के अंदर यानी भारत के वन, मानसूनी वन, सदाबहार वन, पतझड़ वन और मरुस्थलीय वनस्पति के ज्वारीय वन, इन सभी का वर्णन अपने जब ये टॉपिक करेंगे तो उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें जलवायु। जलवायु, भारतीय जलवायु की क्या विशेषताएं हैं और जलवायु को कौन कौन से कारक हैं वो प्रभावित करते हैं, और क्षेत्रीय विभिन्नता, यानी भारत काफी विशाल है जिसका क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो वहां के उच्चावची स्वरूप में विभिन्नता है, तो यानी जलवायु के अंदर भी विभिन्नता इसके अंदर पाई जाती है। तो इसके अलावा भारतीय मानसून की उत्पत्ति, भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है उससे संबंधित कई प्रकार के सिद्धांत हैं, तो उन सिद्धांतों का अध्ययन अपने टॉपिक के अंदर करेंगे। इसके अलावा भारतीय मानसून तंत्र क्या है इसके बारे में भी हमें अपने डिस्कस करेंगे। इसके अलावा प्राकृतिक योजना का भी हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं प्राकृतिक और जलवायु वर्गीकरण, यानी भारत के अंदर प्राकृतिक दृष्टिकोण से कितने जलवायु प्रदेशों के अंदर मुख्य रूप से बांटा गया है, जलवायु प्रदेश, जलवायु रीजन का भी हम अध्ययन अपने
सिलेबस के अंदर है। इसके अलावा बाढ़ व सूखे के पर्वत क्षेत्रों की पहचान, कि भारत में सूखा क्षेत्र कौन सा है और बाढ़ की समस्या, जैसे हमने पिछले दिनों में देखा भी असम, बिहार और यानी मुख्य रूप से उत्तर और उत्तर पूर्व के राज्यों में बाढ़ आई हुई है। तो बाढ़ के प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं और सूखा क्षेत्र कौन सा है, यानी कुछ दक्षिण के अंदर वृष्टि छाया क्षेत्र है, कुछ उत्तर पश्चिम के अंदर जैसे राजस्थान वाला जो बेल्ट है, गुजरात से लगता हुआ हरियाणा पंजाब का कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां सूखे क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो इनका भी हम डायग्राम रेखा चित्र के द्वारा विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये तो आ जाती है अपने फर्स्ट यूनिट। इसके बाद सेकंड यूनिट अपने देखते हैं संसाधन भूमि का संरक्षण। संसाधन क्या है और विशेष रूप से भूमि संसाधन, मृदा संसाधन और उनका उपयोग पर भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आगे हम देखते हैं भारत के अंदर खनिज संसाधन, जल संसाधन और जैविक और समुद्री संसाधन मुख्य रूप से क्या है अपने सिलेबस के अंदर है। तो भारत में एक नंबर पर तो आ गया खनिज संसाधन, दूसरा यदि हम देखते हैं जल संसाधन, तीसरा जैविक और चौथा समुद्री संसाधन। इसके अलावा इससे पहले हमने मृदा संसाधन के बारे में भी यानी अपने सिलेबस के अंदर है। आगे हम डिस्कस करते हैं भारत की कृषि और कृषि जलवायु प्रदेश, कि भारत में कौन कौन सी कृषि की फसलें की जाती है, क्या प्रारूप है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। भारत के कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है उनका भी हम अध्ययन इसके अपने सिलेबस में है। इसके अलावा भूमि उपयोग प्रतिरूप, यानी भारत में भूमि के उपयोग का प्रतिरूप कैसा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चूंकि हमने बी पार्ट थर्ड के अंदर यानी आपने पढ़ा है भारत का भूगोल और इसका नाम है भारत का वृहद भूगोल, तो यानी उनका ही और उसके अलावा कुछ नए टॉपिक है यानी उनका विस्तार से अध्ययन किया जाता है यानी इससे अपने भारत के भूगोल के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इसमें हरित क्रांति। हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है, हरित क्रांति की क्या विशेषताएं रही, क्या इसका मुख्य रूप से सकारात्मक पक्ष रहा और क्या इसके नेगेटिव पक्ष रहे, इसके बारे में भी हम जब टॉपिक करेंगे तो विस्तार से अध्ययन इसके अंदर करेंगे। इसके अलावा भारतीय कृषि पर उसके प्रभाव, किसके हरित क्रांति के भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव रहे इसके विस्तार में अध्ययन करेंगे। कृषिगत बुनियादी ढांचा, यानी कृषि के अंदर यानी जो विभिन्न प्रकार के चाहे वो सिंचाई हो या इसके अंदर हम बात करते हैं उर्वरक, बीज, इनके अंदर यानी कितना इन्वेस्टमेंट है, तो कृषि बुनियादी का यानी कृषिगत बुनियादी ढांचे के बारे में भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके अंदर विशेष रूप से यानी भारत में सिंचाई के कौन कौन से साधन पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ सिंचाई किन साधनों से की जाती है। इसके अलावा उर्वरक, कौन से उर्वरक का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है और यानी जैविक उर्वरक भी धीरे धीरे बढ़ रही है, क्यों मृदा यानी क्या हो रही है यानी प्रदूषित होती जा रही है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बीज, क्योंकि आजकल हाइब्रिड बीज आ गए हैं और हाइब्रिड बीज में कौन कौन से अलग अलग फसलों की अलग अलग किस्में हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा शुष्क क्षेत्रीय कृषि, कि भारत मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है और भारत का कुछ क्षेत्र है जो पूर्णतः यानी वर्षा पर निर्भर है, तो वहाँ शुष्क कृषि की जाती है और यानी शुष्क कृषि के अंदर प्रमुखतः खरीफ की फसल है वो की जाती है। तो शुष्क कृषि क्षेत्र कहाँ कहाँ भारत में पाया जाता है इनका भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसी के साथ अपनी सेकंड यूनिट है वो मुख्य रूप से क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम जिक्र करेंगे थर्ड इकाई का। थर्ड इकाई में हम देखते हैं खनिज और शक्ति के संसाधन, यानी भारत में कौन कौन से धात्विक, अधात्विक या मुख्य रूप से क्या है यानी दूसरे जो संसाधन हैं जिसमें अपने खनिज तेल हो गया, गैस होगी, उसके बारे में भी यानी इस टॉपिक में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके अलावा औद्योगिक स्थानीयकरण के कारण भारत में औद्योगिक
स्थानीयकरण के कारक हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं उद्योगों का वर्गीकरण कि भारत में उद्योगों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम इस यूनिट के अंदर अध्ययन करेंगे भारत के प्रमुख उद्योग और प्रमुख उद्योगों के अंदर यानी भारत के अंदर प्रमुख महत्वपूर्ण उद्योग में लौह एवं इस्पात उद्योग आ जाता है, इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके अलावा दूसरा यदि हम बात करते हैं तो सूती व कपड़ा उद्योग पर भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके अलावा थर्ड जो भारत का प्रमुख उद्योग है वो सीमेंट उद्योग। भारत में सीमेंट का वितरण, सीमेंट का उत्पादन, उसका उपभोग और व्यापार पर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं भारत में उर्वरक उद्योग की क्या स्थिति है, कहाँ इनका वितरण पाया जाता है, कौन कौन से उर्वरक के उद्योग हैं उन पर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भारत में कागज एवं लुगदी उद्योग का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके अलावा कृषि पर आधारित दूसरा वृहद उद्योग है चीनी उद्योग। तो भारत में चीनी की मिलें कहाँ स्थापित है और उनका क्षेत्रीय वितरण, उत्पादन, व्यापार पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ अपनी थर्ड यूनिट है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम चौथी यूनिट पर आते हैं। तो चौथी इकाई के अंदर देखते हैं तो आदिवासी क्षेत्र यानी भारत में यानी कई जनजातियां पाई जाती है, चाहे वो भील हो, चाहे ग्रासिया हो, चाहे दक्षिणी भारत की टोडा जनजाति हो, या हम बात करते हैं यानी मध्य भारत की संथाल जनजाति हो। तो उन आदिवासी क्षेत्र भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उनकी क्या क्या समस्याएं। वन्य क्षेत्रों में रहते हैं, वनों में कई प्रकार की खाने हैं और यानी कई प्रकार की यानी समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आगे हम बढ़ते हैं तो इसके अंदर भारत में जनसंख्या का वितरण, कहाँ कहाँ कितना वितरण पाया जाता है और उसका भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भारत में यानी जनसंख्या घनत्व यानी 1 किलोमीटर के अंदर प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाली जो जनसंख्या है वो उसका जनसंख्या घनत्व है। जैसे हम बात करें 2011 के आंकड़ों के अनुसार तो राजस्थान की जनसंख्या घनत्व 200 है और भारत की बात करते हैं तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो जनसंख्या घनत्व का तुलनात्मक स्टडी करेंगे और ये जो मैं बता दूं भारत का वृहद भूगोल जीके के दृष्टिकोण से और विभिन्न एग्जामों की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो अपने सिलेबस के साथ साथ यानी कंपटीशन को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे ताकि अपने साथ साथ में कंपटीशन की तैयारी होती जाए। इसके बाद हम बात करते हैं यानी घनत्व के बाद विकास और जनसंख्या समस्याएं। भारत में जनसंख्या की कौन कौन सी समस्याएं पाई जाती है, वे जनसंख्या अधिक है, जनातृक की समस्या है और इसके अलावा उससे जनित कई प्रकार की समस्याएं हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जनसंख्या नीतियां और जनसंख्या नीति के अंदर विशेष रूप से 1976 की जनसंख्या नीति और जो मुख्य रूप से 2000 की जनसंख्या नीति का विस्तार से अध्ययन इसके अंदर करेंगे। इसके अलावा परिवहन आ जाता है और परिवहन के अंदर बात करते हैं तो 1 नंबर पर आता है सड़क परिवहन आ जाता है, 2 नंबर पर बात करते हैं तो रेल परिवहन आ जाता है। इसके अलावा भारत में वायु मार्ग कौन कौन से हैं उनका और कौन कौन से हवाई अड्डे हैं उन पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जल मार्गों का अध्ययन करेंगे कि भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय जल मार्ग पाए जाते हैं उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके अलावा अब इस चौथी यूनिट में भारत के सामाजिक व आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असमानता यानी भारत के अंदर सामाजिक और आर्थिक विकास में क्षेत्रीय जो असंतुलन पाया जाता है, असमानता पाई जाती है, क्या रीजन है इसके और इसको हम किस प्रकार दूर कर सकते हैं, इस पर अपने क्या है डिस्कस
करेंगे इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट और अंतिम यूनिट आती है 5वीं इकाई, और 5वीं इकाई अपने पूर्णतः राजस्थान के भूगोल पर आधारित है। तो मैंने बताया 5वीं इकाई के अंदर भारत के, इसमें राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंदर नंबर 1 आता है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। वे राजस्थान के 4 प्रमुख भौतिक प्रदेश हैं, चाहे वो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हो, या अरावली पर्वतीय प्रदेश हो, या पूर्वी मैदानी प्रदेश, या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या हाड़ौती प्रदेश का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके अलावा वहां उच्चावची स्थिति कैसे पाई जाती है। इसके अलावा राजस्थान की जलवायु एवं जलवायु प्रदेशों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके अलावा राजस्थान में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कौन कौन से वन पाए जाते हैं, उन पर हम यानी ये भी अपने सिलेबस में है। इसके अलावा राजस्थान की मृदा या मिट्टी, कौन कौन से मिट्टी पाई जाती है, कौन से मिट्टी की क्या विशेषताएं पाई जाती है, और कहाँ कहाँ ये मिट्टी पाई जाती है, तो मिट्टी का भी अध्ययन करेंगे। इसके अलावा कृषि विकास, और कृषि विकास के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिंचाई। राजस्थान में सिंचाई के कौन कौन से सोर्सेज पाए जाते हैं, चाहे वो कुएं हो, नलकूप हो, या तालाब, उन पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा राजस्थान के अंदर खनिज संसाधन, चाहे वो धात्विक हो, अधात्विक हो, या ऊर्जा उत्पादक खनिज हो, उन पर हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा 5 मिनट के अंदर शक्ति के संसाधन, शक्ति के संसाधन में चाहे वो कोयला हो, या खनिज तेल हो, या गैस, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा औद्योगिक विकास, राजस्थान में कहाँ कहाँ कैसा पाया जाता है। इसके अलावा मरुस्थलीय, अरावली, हाड़ौती और बांगर क्षेत्र का भौगोलिक अध्ययन भी हम करेंगे। इसके अंदर यानी भौतिक और भौगोलिक के अंदर क्या डिफरेंस है। भौतिक तो अपनी फर्स्ट टॉपिक है ये अंतिम, तो भौतिक में तो हम प्राकृतिक चीजों का अध्ययन करेंगे, चाहे वो जलवायु हो, मिट्टी हो, चाहे वनस्पति हो, उनका उसके अंदर पाई जाने वाली चट्टानी स्वरूप का अध्ययन करेंगे। वहीं हम भौगोलिक के अंदर भौतिक के साथ मानवीय पक्ष को शामिल करेंगे, जिसके हम उद्योगों का अध्ययन करेंगे, जनसंख्या का अध्ययन करेंगे, और इसके अलावा कृषि की क्या प्रारूप है, सिंचाई के क्या क्या साधन है। तो ये दोनों जो कुछ शामिल हो जाएंगे तो वो भौगोलिक प्रदेश में आ जाता है। तो इसी के साथ आज का अपना भारत का वृहद भूगोल का सिलेबस पर डिस्कस किया, और उसके बाद अपने यानी दूसरा पेपर औद्योगिक भूगोल के सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद यानी इसके अंदर अपने एक एक चैप्टर लेते हुए उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।